हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न एंड नो पर। तो दोस्तों, बायोलॉजी की सीरीज में आज का हमारा टॉपिक होने वाला है पाचन तंत्र, जिसको इंग्लिश में हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। पाचन को हम बेसिकली ये जानते हैं कि हमारे शरीर को जब ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो हम भोजन करते हैं, और भोजन जो हम करते हैं वो हमारे पेट में जाकर के पच जाता है। इसी को हम पाचन समझ लेते हैं। जबकि अधूरी जानकारी है, पाचन हमारा 5 चरणों में होता है। पाचन की जो प्रक्रिया है इसमें 5 चरण होते हैं। देखते हैं कौन कौन से 5 चरण होते हैं। पहला होता है अंतर्ग्रहण, दूसरा पाचन, तीसरा अवशोषण, चौथा स्वांगीकरण और पांचवा मल त्याग। तो पाचन के दोस्तों 5 चरण होते हैं, आपको याद रखना है। पाचन प्रक्रिया में 5 चरण होते हैं: अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और मल त्याग। आइए एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। पहला है अंतर्ग्रहण, इंजेशन। इसका कार्य होता है भोजन को ग्रहण करना। क्या कार्य होता है इसका? भोजन को ग्रहण करना। दूसरा होता है डाइजेशन, यानी कि पाचन। इसका कार्य होता है भोजन को तोड़ना, टूटना, भोजन का टूटना। तीसरा होता है अवशोषण। इसका कार्य होता है पोषक तत्वों का रक्त में पहुंचना, यानी कि जो हमने खाया पिया, जो उसमें पोषक तत्व है उसको ब्लड में पहुंचाना। और कहाँ पहुंचाता है ये सारा काम? मिलता है जाके छोटी आंत में। तो पोषक तत्वों का रक्त में पहुंचाना क्या कहलाता है? अवशोषण। चौथा है स्वांगीकरण, एसिमिलेशन, जिसको इंग्लिश में एसिमिलेशन बोलते हैं। इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है कोशिका की जीव द्रव्य में पोषण का पहुंचना, यानी कि हमारा शरीर तो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, तो हर एक कोशिका में जाकर के उसकी जीव द्रव्य में पोषण को पहुंचाना स्वांगीकरण का कार्य होता है। पांचवा है मल त्याग, यानी कि जो हम खाते हैं, भोजन करते हैं, इसके बाद उसमें जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको मल के माध्यम से निकाल देना मल त्याग कहलाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। पाचन तंत्र, जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। पाचन तंत्र को हम 2 भागों में बांट लेते हैं: आहार नली और दूसरा पाचक ग्रंथियां। इसको 2 भागों में बांटकर हम पढ़ेंगे। पहला है हमारा आहार नली और दूसरा है पाचक ग्रंथियां। तो देखते हैं आहार नली के अंदर हमारे कौन कौन से अंग आते हैं। तो पहले सबसे पहले जानेंगे कि आहार नली क्या होती है। इस फिगर को देखिए आप लोग। आहार नली का आकार कुछ ऐसा होता है दोस्तों, जो हमारे मुख गुहा से पड़ी होती है। इसकी जो लंबाई है, अगर फीट में पूछेगा तो आपको बताना है 33 फीट होता है, और वैसे ये 9 मीटर लंबी होती है। मीटर में आपको बताना है इसकी लंबाई 9 मीटर लंबी होती है, और फीट में पूछेगा प्रश्न आपसे तो आपको 33 फीट बताने हैं। याद रखना है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि आहार नली की लंबाई कितनी होती है, तो आपको बताना है 33 फीट। इसका आकार कुछ इस तरीके का होता है, इस फिगर में आप लोग देख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि आहार नली के अंदर कौन कौन से अंग आते हैं। मुंह, यानी कि दोस्तों ये मुंह से स्टार्ट होती है। मुंह यानी कि माउथ, माउथ कैविटी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मुख गुहा। ये मुख गुहा से स्टार्ट होती है। इसके अंदर कौन सा आता है? पहला अंग कौन सा है? मुख गुहा। दूसरा ग्रास नली, इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। तीसरा पार्ट है अमाशय, स्टमक, इसकी भी लंबाई कितनी होती है? 30 सेंटीमीटर। फिर आती है छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसकी लंबाई होती है 6 से 7.5 मीटर। फिर छठा हम देखेंगे। फिर पांचवी आती है सीकम। फिर छठवीं आती है बड़ी आंत, जिसको हम लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। इसकी लंबाई होती है 1.5 मीटर। सीकम क्या होता है? छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच का जो भाग होता है उसको हम सीकम कहते हैं। एक बार फिर से देखते हैं। पहला पार्ट है मुंह यानी मुखगुआ, दूसरा ग्रास नली, तीसरा अमाशय, चौथा छोटी आंत,
पांचवा सीकम, छठा बढ़िया। इन सभी की लंबाई के बारे में याद रखेंगे दोस्तों। छोटी आंत की लंबाई होती है 6 से 7.5 मीटर और बड़ी आंत की लंबाई होती है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। एक मिनट दोस्तों, बैक हो गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरी तरफ है हमारी डाइजेस्टिव ग्लैंड, यानी कि पाचक ग्रंथियां। पाचक ग्रंथियों को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव ग्लैंड। कौन कौन सी पाचक ग्रंथियां होती है? बेसिकली हमारी 3 पाचक ग्रंथियां मेन होती है। पहली लार ग्रंथियां, जिसे इंग्लिश में हम स्लेवरी ग्लैंड बोलते हैं। दूसरी यकृत यानी कि लीवर। तीसरा अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज। अब हम एक एक करके इन तीनों पाचक ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे और जितने भी यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लार ग्रंथियों के बारे में। लार ग्रंथियां, लार ग्रंथियों को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? सलेवरी ग्लैंड। दोस्तों, जो लार ग्रंथियां होती हैं ये मुख गुहा में पाई जाती हैं। कहां पर पाई जाती हैं? मुख गुहा में। ये 3 जोड़ियों में पाई जाती हैं। क्वेश्चन बनेगा यहाँ से कि लार ग्रंथियां कितनी जोड़ी में पाई जाती हैं? आपको बताना है कि ये 3 जोड़ियों में पाई जाती हैं। कौन कौन सी 3 जोड़ियां हैं? पहला प्रकार है पैरोटिड ग्रंथियां। दूसरा प्रकार है सबमैंडिब्यूलर ग्रंथियां और तीसरा है सबलिंगुअल ग्रंथियां। आइए इनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। पहली ग्रंथि है हमारी पैरोटिड ग्रंथियां। ये सबसे बड़ी प्रकार की ग्रंथियां होती हैं। तीनों प्रकार में सबसे बिगेस्ट होती हैं और ये सर्प में विष ग्रंथियों में परिवर्तित हो जाती हैं। किसमें परिवर्तित हो जाती है? विष ग्रंथियों में। दूसरी है सबमैंडिब्यूलर ग्रंथियां। ये निचले जबड़े में पाई जाती हैं। जो सबमैंडिब्यूलर ग्रंथियां हैं ये कहां पर पाई जाती है? निचले जबड़े में। याद रखना है आपको, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए सबमैंडिब्यूलर ग्रंथियां कहां पर पाई जाती हैं, तो आपको बताना है निचले जबड़े में। तीसरा है सबलिंगुअल ग्रंथियां। ये सबसे स्मॉलेस्ट, तीनों टाइप्स में सबसे छोटी ग्रंथियां होती हैं और ये कहां पर पाई जाती हैं? ये जीभ के नीचे पाई जाती हैं। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि सबसे स्मॉलेस्ट कौन है, तो आपको बताना है सबलिंगुअल ग्रंथियां। और सबसे अगर बिगेस्ट की बात करता है तो आपको बताना है पैरोटिड ग्रंथियां। याद रखना है दोस्तों आपको। आगे बढ़ते हैं। ये ग्रंथियां लार स्रावित करती हैं। इनका क्या कार्य होता है? ये लार को स्रावित करती हैं। आपको एक चीज याद रखनी है कि डेली की बेसिस पे 0.5 से 1.5 लीटर लार निकलता है। हमारे जो सलेवरी ग्लैंड है यहाँ से 0.5 से 1 लीटर लार डेली निकलता है। आगे देखते हैं पीएच, यानी कि पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयनस। ये आपको याद रखना है, इसका फुल फॉर्म पूछ लेते हैं एग्जाम्स में। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयनस। इसका पीएच मान का जो वैल्यू होता है आपको पता होना चाहिए, 6.2 से 7.6 होता है। और लार का पीएच वैल्यू कितना होता है? 6.7। एवरेज कितना होता है? 6.7। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए लार का पीएच मान कितना होता है। आपको बताना है 6.7। 6.2 से 7.6 तक इसका रहता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लार में कई सारे एंजाइम पाए जाते हैं। लार में कई सारे एंजाइम पाए जाते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से एंजाइम हैं जो लार में पाए जाते हैं। तो सबसे प्रमुख एंजाइम है सलावरी एमाइलेज। लार में पाया जाने वाला सबसे प्रमुख एंजाइम है सलावरी एमाइलेज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। इसी को हम टाइलिन के नाम से भी जानते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम कौन सा है लार में पाया जाने वाला? सलावरी एमाइलेज।
इसी को हम टाइलिन के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन बनेगा दोस्तों कि टाइलिन नामक एंजाइम कहाँ पर पाया जाता है, तो आपको बताना है लार में। या तो क्वेश्चन बन सकता है कि सलावरी एमाइलेज नाम का एंजाइम कहाँ पर पाया जाता है, तो आपका उत्तर होगा लार में। टाइलिन को सलावरी एमाइलेज के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। इसका कार्य क्या होता है टाइलिन का? टाइलिन के कार्य को देखेंगे। इसका कार्य होता है जो हम भोजन करते हैं, भोजन हमारा किस रूप में हो जाता है? मंड, यानी कि स्टार्च के रूप में। तो टाइलिन का कार्य क्या होता है? उसको जो मंड है हमने भोजन करा वो जटिल कार्बोहाइड्रेट के रूप में होता है। तो टाइलिन का कार्य होता है उसको सरल कार्बोहाइड्रेट में बदलना। क्या कार्य होता है? ये मंड को तोड़ता है और उस कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। जो हमने भोजन किया वो हमारा स्टार्च यानी जटिल कार्बोहाइड्रेट के रूप में होता है। टाइलिन उसको तोड़ करके माल्टोज में बदल देता है। क्वेश्चन आपको याद रखना है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि टाइलिन मंड को तोड़ करके किस पे बदल देता है, तो आपको याद रखना है माल्टोज में। आगे बढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह से ही शुरू हो जाता है। ये आपको याद रखना है फैक्ट कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह से ही शुरू हो जाता है। तो दोस्तों ये था पहला एंजाइम हमारा टाइलिन। और दूसरा एंजाइम है हमारा जो लार में पाया जाता है लाइसोजाइम। क्या नाम है दोस्तों? लाइसोजाइम। ये एक एंटीबैक्टीरियल एंजाइम है। कैसा है? जीवाणुरोधी एंजाइम। आपने देखा होगा कि जो गाय होते हैं, जो जानवर होते हैं, ये अपने आप को लार से अपने स्किन को से चाटते हैं, तो क्या पाया जाता है इसमें? जो एंजाइम पाया जाता है लाइसोजाइम पाया जाता है, वो कैसा होता है? एंटीबैक्टीरियल होता है। गाय भी अपने बछड़े को चाटती है, यानी कि वो चाट चाट के क्या करती है? वो जीवाणु रोधी होती है, सारे बैक्टीरिया को मारते हैं। तो लार में पाया जाने वाला दूसरा एंजाइम कौन सा है? लाइसोजाइम। ये कैसा होता है? ये एंटीबैक्टीरियल यानी कि जीवाणु रोधी होता है। आइए तीसरा देखते हैं। तीसरा एंजाइम है म्यूलिन। याद रखना है दोस्तों, ये भोजन को चिपचिपा बनाने का कार्य करता है। इसका कार्य क्या होता है? ये भोजन को चिपचिपा बनाते हैं, तभी तो जब भोजन चिपचिपा बनता है तभी हम उसको ऐसे खा पाते तोड़ तोड़ के। तो म्यूलिन का कार्य होता है भोजन को चिपचिपा बनाना। आगे बढ़ते हैं। डायस्टेज एंजाइम एक और एंजाइम है दोस्तों, आपको याद रखना है डायस्टेज एंजाइम। ये एंजाइम भी मुख गुहा से निकलता है और ये भी कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। कहाँ से निकलता है? मुख गुहा से निकलता है और ये भी कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। एक बार फिर से कौन कौन से एंजाइम है देखते हैं। पहला एंजाइम है हमारा टाइलिन, जिसको हम सलावरी एमाइलेज के नाम से जानते हैं। दूसरा एंजाइम है लाइसोजाइम, जिसका कार्य एंटीबैक्टीरियल होता है, जीवाणुरोधी। और तीसरा एंजाइम है म्यूलिन, ये भोजन को चिपचिपा बनाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मेढक और व्हेल में लार ग्रंथियां नहीं पाई जाती। ये फैक्ट्स हैं, आपको याद रखने हैं कि मेढक और व्हेल में लार ग्रंथियां नहीं पाई जाती। आगे देखते हैं बोलस। बोलस क्या होता है दोस्तों? यहाँ से क्वेश्चन बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बोलस क्या होता है। जो अर्धपाचित भोजन होता है उसको हम बोलस कहते हैं, यानी कि अर्धपाचित यानी कि पिसा हुआ जो भी अर्धपाचित भोजन होता है उसको हम बोलस का नाम देते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि अर्धपाचित भोजन जो है उसको हम क्या बोलते हैं, तो आपको बताना है बोलस। आपका उत्तर होगा बोलस, या पूछ लेगा बोलस क्या होता है, तो बोलस यानी कि अर्धपाचित जो भोजन होता है उसे हम बोलस कहते हैं। तो दोस्तों आज का ये जो पार्ट है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का, इसमें मैंने अभी एक ही बताया आपको। पाचन तंत्र में मैंने आपको भी लार ग्रंथियों के बारे में ही पढ़ाया। कल हम यकृत के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर हम अग्नाशय के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।